भाई रे पहाड़ी से महाराणा ने, ओ पहाड़ी से महाराणा ने चढ़ चहु और नजर दौड़ाई, गर्द गुबार चढ़े अंबर में देगी फौज दिखाई। ओ पहाड़ी से महाराणा ने चहु और नजर दौड़ाई, गर्द गुबार चढ़े अंबर में पहाड़ी से महाराणा ने और नजर दौड़ाई, गर्द गुबार चढ़े अंबर में देगी फौज दिखाई। हाँ टिड्डी दल सा घिर आया, न पाया पार फौज के, जय के नारे लते आरे सब सरदार फौज के। सामने में जू घन गरजे ऐसे आसार फौज के, सलीम शक्तिमान सिंह सिपे सलार फौज के रे, सलीम शक्तिमान सिंह सिपे सलार फौज के। हाँ समय जान कर महाराणा ने, ओ समय जान कर महाराणा ने जंग बिगुल बजाई, गर्द गुबार चढ़े अंबर में देगी फौज दिखाई। ओ पहाड़ी ऊपर महाराणा ने चहु और नजर दौड़ाई, गर्द गुबार चढ़े अंबर में देगी फौज दिखाई। हाँ सुनी बिगुल की ध्वनि बहादुर होकर शेर समान चले, काट काट लाशों से दुश्मन का भरने मैदान चले। तेग तंवर बलम बरछी कुछ लेके तीर कमान चले, दुश्मन संग जंग करने मेवाड़ के वीर जवान चले, दुश्मन संग जंग करने मेवाड़ के वीर जवान चले। हरदी घाटी में यमनों से, हरदी घाटी में मुगलों से भाई होने लगी लड़ाई, ओ गर्द गुबार चढ़े अंबर में देगी फौज दिखाई। ओ महाराणा ने पहाड़ी ऊपर चारों नजर दौड़ाए, गर्द गुबार चढ़े अंबर में देगी फौज दिखाई। एकदम से राणा प्रताप की सेना अकबर की सेना के लाइन में दनादन गोलियां चल रही, तलवारबाज बल्लम बर्छी भाले तीर सनासन चल रहे हैं और लड़ाई में मार काट होने लगी।
चिंगाड़ भगे डर करके फील पहाड़ी से, सर 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 चले निशाने ना पड़े ढील पहाड़ी से। भाई दल पूला सा बिछा रहे खड़े हुए भील पहाड़ी से, दन 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 मारे निशाना एक एक मील पहाड़ी से, दन 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 मारे निशाना एक एक मील पहाड़ी से। हाँ चारों ओर से मारो मार की, चारों ओर से मारो मार की भी आवाज सुनाई, गर्द गुबार चढ़े अंबर में देगी फौज दिखाई। ओ महाराणा ने पहाड़ी पर जाऊं और नजर दौड़ाई, गर्द गुबार चढ़े अंबर में देगी फौज दिखाई। लेकिन सेना थोड़ी थी, 2000 सिपाही थे राणा प्रताप के। अकबर बादशाह की फौज ज्यादा थी, लड़ रहे हैं। राणा प्रताप अपने सैनिकों की लड़ाई देख रहा था। जब देखा कि मेरे सैनिक तो कट कट के धरती के ऊपर पड़ रहे हैं, तो एकदम मन में विचार करके खड़ा हो लिया राणा प्रताप। क्या करता है वालों का यही बाकी निशा होगा। पर बहन और भाइयों, बेईमान नेताओं ने, आज के लीडरों ने, इन्होंने जिन्होंने देश लूट लूट करके खा लिया, आज उन शहीदों की कोई सुध नहीं है। उनके परिवार आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन ये नेता लोग ये मजे उड़ा रहे। नेताओं ने देश को लूट लूट के खा लिया, जो कुछ भी आगे मिला वो खाया, कुछ भी आगे वही खा लिया। इसलिए उन नेताओं ने, उन वीरों ने, उन बहादुरों ने, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दे करके, अपना खून दे दे करके इस बगीचे को सींचा, अपनी भारत माता को आजादी दिलाई, आज उनके सारे के सारे सपने इन बेईमान नेताओं ने धूल में मिला दिए, देश को गिरवी रख दिया, बेचने में लग रहे। इसलिए ऐसे ऐसे बहादुर नौजवानों की, जिनके इतिहास और जिनकी कथाएं आप लोग सुनते हैं, उन नौजवानों की आत्माएं आज इनको जरूर कोसती होगी। जहां भी उनकी आत्मा मुक्ति के अंदर, मोक्ष के अंदर होगी, तो उन नेताओं को देख करके आज धिक्कारती होगी, जो चारा भी खाएंगे, यूरिया भी खाएंगे और सब कुछ खाएंगे। इन नेताओं को सोच करके क्या कहते होंगे। बात यहाँ पर खत्म हुई थी कि राणा प्रताप की बहुत सी सेना युद्ध के अंदर मारी जाती है, थोड़े से मुट्ठी भर सैनिक बचे। उस समय अकबर की फौज भी एकदम डर करके भाग जाती है और राणा प्रताप भी अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर के अरावली पहाड़ की चोटियों के ऊपर जंगल में जाकर के छुप जाते हैं। पर राणा प्रताप के जीवन में बहुत मुसीबतें आई, बहुत संकट आए, बहुत आपत्तियां झेलनी पड़ी। एक तो समय ऐसा आया, राणा प्रताप एक दिन एक पहाड़ी के ऊपर, चट्टान के ऊपर बैठे हैं। उसी समय पद्मा जो उनकी धर्मपत्नी थी, घास फूस और सामक की रोटियां बना करके दोनों बच्चों को देती है। एक रोटी चंपा को दी और एक रोटी जो है अपने बेटे अमर सिंह को दी। पर इतनी देर में दोनों बच्चे रोटियां रख करके इधर उधर खेलने लगे। उसी समय कम वक्त जंगली बिलाऊ आकर के दोनों बच्चों के हाथ में से रोटियां छीन करके जंगल में ओझल हो गया, छुप गया। ये दशा देख करके पद्मा, दोनों बच्चे जब रोटियों के लिए रोने लगे, पद्मा भी रोने लगी, आंखों में आंसू आ गई और राणा प्रताप के जाकर के पास कहने लगी, और राणा, मैं इन बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, इन बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इन बच्चों की माँ हूँ। मैं जानती हूँ माँ कितनी ममता करती है अपने बच्चों से, कितना स्नेह, कितना प्यार करती है। इसलिए इन बच्चों के लिए रोटियों का प्रबंध करो, भोजन की व्यवस्था करो।
उसी समय राणा प्रताप कहता है, पद्मा, इन बच्चों के लिए रोटियों का इंतजाम तो एक ही जगह से हो सकता है, और वो जगह है दिल्ली। अभी जाता हूँ अकबर के पास समझौता करने के लिए, संधि करने के लिए, और जिस समय समझौता हो जाएगा उस समय 32 किले मेवाड़ के मिलेंगे। तुम्हारी भी जो है ना खूब वहां पर सेवा होगी, दासियां टेल किया करेंगी, बच्चों की भी मौज होगी, और मैं भी जो है आनंद के साथ रहूंगा। इसलिए बस एक ही रास्ता है। बस ये सोची जब राणा प्रताप ने, और एक कागज और पेंशन लेकर के पत्र लिखने के लिए बैठा। बहन और भाई, उसी समय 8 साल की बेटी चंपा, जो एक चट्टान के ऊपर बैठी हुई कुछ खेल रही थी, चट्टान से कूद के आई, अपने पिता के पीछे आकर के खड़ी होगी, मोटे मोटे कंधों को पकड़ करके। अरे बोली, ओ पिताजी, मैं आज आपकी आंखों में आंसू देख रही हूँ। ओ पिता, आप रो क्यों रहे? पहली बार अपने बहादुर शेर पिता की आंखों के अंदर मैं आंसू देख रही हूँ। पिताजी, क्या बताओगे, रोने का कारण क्या है? उसमें राणा प्रताप रोते हुए कहता है, बेटी चंपा, आज ये तेरा बहादुर बाप राणा प्रताप गिद्दड़ बनने के लिए तैयार है। क्यों पिताजी, क्या आपत्ति आ गई? कहने लगा, बेटी आपत्ति ये है कि तुम्हारी भूख को मैं नहीं देख सकता, और तुम्हारी भूख दूर करने के लिए आज मैं अकबर के साथ समझौता करने के लिए, संधि करने के लिए पत्र लिख रहा हूँ। भाई इतनी बात जब छोरी ने सुनी तो हाथ में तो कागज छीन के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, हाथ में तो पेंशन खोज के पत्थर के मार के चूर चूर कर दी। हर ये बोली, ओ पिताजी, ये चंपा के जीते जी तुम अकबर को झुकोगे, जाके सलाम करोगे? ऐसा तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। हर ये कमजोरी क्यों करा गया आज मेरे बहादुर बाप में? और एक बात कहने लगी, 8 साल की छोरी, क्या क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो। क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो। कोई कुछ कहता है उसको, कहने दो खत ना लिखो। क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो। कोई कुछ कहता है उसको, कहने दो खत ना लिखो। क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो। ओ पिताजी, आप तो कसमें खा करते थे, आप तो दम भरा करते थे इस बात का, मूछों के ऊपर ताव देकर छाती में हाथ मार के एक बात कहा करते थे, क्या रेसा रेसा इस बदन का कौम की खातिर कटे। रेसा रेसा इस बदन का कौम की खातिर कटे। रेसा रेसा इस बदन का कौम की खातिर कटे। जिस्म फानी पर मुसीबत, जिस्म फानी पर मुसीबत, सहने दो खत ना लिखो। कोई कुछ कहता है उसको, कहने दो खत ना लिखो। क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खत ना लिखो। और ये बोली, पिताजी, अकबर के सामने अगर आपने सर झुका दिया तो लोग आपकी मूंछों के ऊपर थूकेंगे। राणा खानदान की इज्जत जो है वो उसकी मिट्टी पलीत हो जाएगी। इसलिए पिताजी, ऐसा गिरा हुआ काम मत करो आप। हरियों के रिछोरी वो बनाए
जशन दहली सर झुका कर आपका, जिंदगी में मौका बाबुल, जिंदगी में मौका बाबुल, ये ना दो खत ना लिखो, कोई कुछ है तो है उसको कहने दो, खत ना लिखो, याद जब करते पिताजी, रहने दो, खत ना लिखो। हो पिताजी, आप तो राणा प्रताप बापा रावल राणा सांगा खानदान के चिराग हो, उस खानदान के दीपक हो, उस खानदान की निशानी हो, और आज आप अकबर के सामने झुकने के लिए चल पड़े। नहीं, शेर की औलाद हो तो शेर बन कर ही रहो, शेर की औलाद हो तो शेर बन कर ही रहो, शेर की औलाद हो तो शेर बन कर ही रहो, कहर की दीवार लक्ष्मण, कहर की दीवार हम पर डहने दो, खत ना लिखो, कोई कुछ है तो है उसको कहने दो, खत ना लिखो, याद जब करते पिताजी, रहने दो, खत ना लिखो। 8 साल की बेटी चंपा ने अपने पिता को रोक दिया। हरिये बोले, ओ पिताजी बिल्कुल नहीं झुकने दूंगे, आप और अकबर के सामने झुक जाओगे, आप अकबर के सामने गिड़गिड़ाओगे, कभी भी नहीं होने दूंगी। मेरी गर्दन के ऊपर पैर रख के पिताजी मेरे को खत्म करके अपनी बेटी को मार के उसके बाद अकबर के सामने झुक जाना, पर जीते जी मैं आपको झुकने नहीं दूंगी। भाई ये है औलाद, इसने कहे संतान, इसको कहते हैं असली औलाद। और औलाद इरादे से बनती है, बिना इरादे कदे औलाद नहीं बनती। गनखरे भाई न्यू का आग्रह बोला हमारे बालक तो न्यू है पड़ गए, महा न्यू नहीं पड़े, इनको पालने के लिए बड़े कष्ट उठाने पड़े। ये बच्चे जो है वैसे नहीं पढ़े, क्यों? क्योंकि बच्चों को पालना, बच्चों को बनाना कोई हंसी खेल नहीं है भाई। बच्चों को बिगाड़ तो कोई भी दे, पर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके अच्छे रास्ते पर लगाना आज बहुत थोड़े आदमी रह रहे इससे। क्यों? असल में तो जो हम आपके सामने बताया करे, मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषवेद के बच्चे के 3 गुरु हैं, पहली माँ, दूसरा पिता, तीसरा मास्टर। और ये तीनों बढ़िया हो तो बालक बढ़िया बने। और माँ तो बहुत जरूरी है बढ़िया होनी। माँ समझदार माँ होगी ना, तड़के ठावेगी, तड़का अपने बालक ने ठा के अंधेरे नु कहेगी बेटा जाओ उठ, घूम का ये दौड़ ला का ये कसरत कर का ये, और फिर अपने बेटे ने घी देऊंगी मैं। और वो छोरा घूम का आवे, दौड़ कर का आवे, कसरत कर का आवे, भाई अंधे माँ इसकी हथेली पे टिंडी घी नूनी घी धरे, यू खावे इसकी बिजली ही चस जाए। पर तो बालक उठ दे नहीं तड़के, कितने जोर ला लो, हम भी बहुत जोर लावा, गाँव में भजन गाओगे, न्यू कहेंगे भाई अपने बालका ना ठा करो। एक गांव में हमने कहा बच्चे तड़के उठेंगे तो सवेरे सवेरे उठ के ये व्यायाम करेंगे, घूमकाओगे, कसरत करकाओगे, तो भाई इनकी सेहत बढ़िया बनेगी। इसलिए वे माताओं बहनों मैंने कहा तुम बड़कन ठाया करो तड़के, एक के समझ में आएगी। वानी बोली मास्टर जी मैं ठाऊंगी तड़के। सांझ ने जाके अपने भजना में तो छोरे ने बोली बेटा देखो भजनी आ रही, वनु के बालक तड़के बखत ठाने चाहिए, घूमकावे, कसरत करकावे, दौड़ लाकावे, और फिर सेहत बढ़िया बने है। उन्होंने बोला माँ तड़की उठूंगा। 10 साल का छोरा था, और वो अगले दिन तो तड़कने में 4 बजे उठ लिया। 4 बजे जब उठ लिया तो माँ ने देखा तेरी बात का असर हो गया। माँ इसने फिर शाबाशी लागी देन, और शाबाशी क्यों कर देवे ने बोली वाह मेरे बेटा, वाह मेरे शेर, शाबाशी देने लग रही है। ने बोली वाह मेरे बेटा, वाह मेरे शेर, पर यू के इस माँ के कहने तो उठा था। माँ तो न्यू फुल्ली फुल्ली फिरे कि आज तेरी बात का असर हो गया। ने बोली वाह मेरे बेटा, वाह मेरे शेर, पर यू ने बोला कम वक्त ने बोला मैं तो मुत्तन उठा सो जाऊंगा।
तो कोई असर नहीं। हर देखो तड़के माँ ठा कर दी, बालक ने दूध का गिलास पिया कर दी, घी खुआ करती, बस छोरे लाल लाल टमाटर पर गिरा कर दे। अरे बालका की शक्ल देख लो, काले काले बालक, लीले लीले बूढ़े बूढ़े, बाजे बाजे तो ऊपर ते भी पतले, तले ते भी पतले, बीच में तो बदरे बजड़ो चूड़िया की बिलंगनी है। यो हाल हो रहा बालक। इसे सुथरे सुथरे बालक ट्यूबवेल पे लाग रहा नहाने गांव में, तो काले काले बालक और नुआ के न्यू ट्यूबवेल की होदी पर नंगे लाग रहा बिठान। 8-7 बालक नंगे बिठा रखे नुआ के लीले लीले बालक। एक और आ गया रात चलता, बोले रखे करे है, बोले दिखता नहीं तना बालक नुआऊं। यो बोले बालक है ये। बोले यार तू क्या सोचे ना? बोले मैं तो न्यू सोचूंगा बैंगने धो दोगा। आपके सामने महाराणा प्रताप का उस बहादुर वीर का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा था। 8 साल की बेटी चंपा ने अपने पिता के हाथ से कलम छीन ली और ये बोली पिताजी काम तो मैं होने को नहीं दूं। अपने पिता की वो हालत देखी, पिताजी की आंखों में आंसू, पसीना पसीना, और उस समय अपने पिताजी के चेहरे की तरफ बार बार देख रही है, पर एक बात कह रही है। भाई चंपा ने देखी हालत जब अपने बाप की, फौरन पकड़ ली लेखनी राणा प्रताप की। चंपा ने हालत देखी जब अपने बाप की, फौरन पकड़ ली लेखनी राणा प्रताप की। चंपा ने हालत देखी जब अपने बाप की, फौरन पकड़ ली लेखनी राणा प्रताप की। हो अकबर के दरबार में भेजो पैगाम ना पिता, भेजो पैगाम ना। अकबर के दरबार में भेजो पैगाम ना पिता, भेजो पैगाम ना। करते हैं बहादुर वीर आपत्ति का सामना, मुसीबतों का सामना, और कामना पूरी करे, कामना पूरी करे भगवान आपकी। फौरन पकड़ ली लेखनी राणा प्रताप की। चंपा ने हालत देखी जब अपने बाप की, फौरन पकड़ ली लेखनी राणा प्रताप की। जिस वक्त बहादुर वीर, जिस वक्त बहादुर वीर रण में सीने को तने, सीने को तने। जिस वक्त बहादुर वीर रण में सीने को तने, सीने को तने। बहकर पानी संग चल देती है लोहे की कने, पिताजी लोहे की कने। चट्टाने उनके सामने, चट्टाने उनके सामने फूकती को काप की। फौरन पकड़ ली लेखनी राणा प्रताप की। चंपा ने हालत देखी जब अपने बाप की, फौरन पकड़ ली लेखनी राणा प्रताप की। हरने वाले पिताजी एक और सुना मैंने तो क्या, खुफिया पुलिस का एक यहाँ आया सिपाही है पिता, आया सिपाही है। खुफिया पुलिस का एक अभी आया सिपाही है, आया सिपाही है। हो अकबर की हालत बहुत कमजोर बताई है, कमजोर बताई है। और आई है चिट्ठी सोरम से, आई है चिट्ठी सोरम से सर्व खाप की। फौरन पकड़ ली लेखनी राणा प्रताप की। चंपा ने हालत देखी जब अपने बाप की, फौरन पकड़ ली लेखनी राणा प्रताप की। बेटी की बात सुन करके राणा प्रताप आंखों से आंसू बहा करके यूं बोला, बेटी चंपा तो मैं वचन देता हूं आज तेरे को। क्या? हाँ देश के पुजारी ने फौरन कही रोकर, फौरन कही रोकर। वो देश के पुजारी ने फौरन कही रोकर, फौरन कही रोकर। खाऊंगा पृथ्वी
अकबर की ठोकर। होकर लाचार राणा ने, होकर लाचार राणा ने चंपा चुपचाप की घोरण पकड़ ली लेखनी राणा प्रताप की। चंपा ने हालत देखी जब अपने बाप की, घोरण पकड़ ली लेखनी राणा प्रताप की। अपनी बेटी से वचन दे देता है कि बेटी चंपा भूखा मर जाऊंगा, लेकिन उस नीच के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, अकबर के आगे गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, बेटी मरना मंजूर है। मैं राणा खानदान की आन बान शान के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, बट्टा नहीं लगने दूंगा। और ये बात कहकर के अपनी बेटी चंपा को चुप कर दिया। बेटी चंपा भी खुश होगी कि मेरे पिताजी अब अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। बहन और भाइयों, समय समय पर वह अपनी सेना इकट्ठी करी, लड़ाई लड़ी, पर एक बार फिर ये जो मानसिंह था सेना लेकर के चढ़ाई कर देता है। राणा प्रताप के ऊपर चढ़ करके आया, राणा प्रताप के साथ लड़ाई लड़ी। सलीम और शक्ति सिंह जो थे वो भी सेना में थे, वो भी लड़ने के लिए आए, पर राणा प्रताप अपने मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर के फिर हल्दी घाटी के मैदान में लड़ाई लड़ने लगा। बहादुर लड़ रहे हैं, मारकाट हो रही है, लाशों के ऊपर लाश बिछ रही है, पर राणा प्रताप के सैनिक थोड़े थे, उस अकबर की फौज ज्यादा थी। उसके सामने फौज कुछ असहाय होगी, लाचार सी होगी। और उस समय राणा प्रताप अपनी फौज को देखता है, क्या हालत हो रही थी। भाई लड़ते लड़ते सेना भी लाचार हो गई, जीत यवन दल पर पानी दुश्वार हो गई। ओ लड़ते लड़ते सेना भी लाचार हो गई, जीत यवन दल पर पानी दुश्वार हो गई। लड़ते लड़ते सेना भी लाचार हो गई, जीत यवन दल पर पानी दुश्वार हो गई। सब लड़े रहे करके इरादा, मगर यह पड़ी युद्ध में बाधा। युद्ध में वीर सब लड़े रहे करके इरादा, मगर यह युद्ध में पड़ गई बाधा, पड़ गई बाधा। आधे से भी ज्यादा फौज, आधे से भी ज्यादा फौज विस्मार हो गई। ओ करनी यवन दल पे जीत दुश्वार हो गई। लड़ते लड़ते सेना भी लाचार हो गई, जीत यवन दल पे करनी दुश्वार हो गई। हजार फौज थी सारी, आधे से ज्यादा कटे बलकारी, कटे बलकारी। 2000 फौज थी सारी, आधे से ज्यादा कटे बलकारी, कटे बलकारी। शेर ने विधि विचारी, जो शेर ने विधि विचारी सब बेकार हो गई। और जीत यवन दल पे पानी दुश्वार हो गई। लड़ते सेना भी लाचार हो गई, जीत यवन दल पे पानी दुश्वार हो गई।
रणभूमि में दिखाएंगे काफी वीर ठिकाने लगे, ठिकाने लगे वीरता रणभूमि में दिखाएंगे काफी वीर ठिकाने लगे, ठिकाने लगे। विकट तोप के आगे, विकट तोप के आगे टूटी तलवार हो गई, जीत यमन दल पे पानी दुश्वार हो गई, लड़ने से सेना भी लाचार हो गई, जीत यमन दल पे पानी दुश्वार हो गई। हा 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 हो 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 नहीं है यमुना की औकात, विजय पाले लड़के मेरे साथ, लड़के मेरे साथ। नहीं है यमुना की औकात, विजय पाले लड़कर मेरे साथ, लड़के मेरे साथ। पर शोभाराम, शोभाराम, शोभाराम प्रेमी जात गद्दार हो गई, लड़ने से लाचार हो गए, लड़ते लड़ते सेना भी लाचार हो गई, जीत यमन दल पे पानी दुश्वार हो गई। राणा प्रताप को खुद जाति के लोगों ने गद्दारी दी, उन्होंने गद्दारी की। क्यों? जहां इस देश के अंदर बहादुर पैदा हुए हैं, वीर पैदा हुए हैं, बहादुरों के साथ साथ गद्दारी करने वाले भी तो साथ में रहे। पृथ्वीराज चौहान जैसा बहादुर जहां मेरे देश के अंदर था, उसके साथ में जयचंद भी गद्दारी करने वाला था। बहनों और भाइयों, जहां पर इस देश को रणबांकुरों के वो हाथ दिखाने वाला शेर अमर सिंह राठौर था, उसके साथ गद्दारी करने वाला सगा साला अर्जुन गोड़ भी तो था। इसी प्रकार से गद्दारों ने जो तीर छोड़े वो खाली नहीं गए, गद्दारों ने इस देश का भट्ठा बिठाया, गद्दारों ने इस देश को गुलाम किया। अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ अगर गद्दारी वो प्रभु नहीं करता तो नेताजी भी कभी मार नहीं खाता। नेताजी के साथ गद्दारी की, और वो नेताजी जो है जहां उसकी जीत थी वो जीत हार में बदल गई। वो नेताजी वीर सुभाष चंद्र बोस जो रंगून की सड़कों के ऊपर नारे लगाता था कि नौजवानों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसके साथ गद्दारी करने वाला इसी हरियाणा का तो था प्रभु, जिसने गद्दारी की और नेताजी को जो है ना जीतते हुए भी हार में बदल दिया। तो गद्दारों ने जो है ना इस देश के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, इस देश को डुबोने में। महाराणा प्रताप जैसे बहादुर जैसे नौजवान के साथ भी गद्दारी करने वाले सगे उसी जाति के लाल थे। मान सिंह और ऐसे ऐसे जो नीच आदमी थे, सगा भाई शक्ति सिंह भी गद्दारी करने वालों में था। पर राणा प्रताप ने हार नहीं मानी। राणा प्रताप ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। राणा प्रताप जब अपनी सेना को देखता है असहाय होगी और सेना लड़ने में बिल्कुल अब बेकार है, थोड़े से सिपाही बचे हैं, वह उस समय अपने चेतक पर बैठ करके अपने सिपाहियों को हौसला बढ़ा रहे हैं, सिपाहियों के अंदर वीरता की तकरीर दे रहे हैं, जोश भर रहे हैं। और उस समय राणा प्रताप जब अपने चेतक के ऊपर बैठ करके लड़ाई लड़ रहे थे, बहनों और भाइयों, उस समय दो यवन सिपाही जो थे उनने आकर के पीछे से वार कर दिया। राणा प्रताप तो किसी तरह से अपने वार को अपने शरीर से बचा गया, पर उन यवन सिपाहियों का वार चेतक के ऊपर पड़ गया। चेतक घोड़ा, भाई चेतक घोड़ा जो है ना घायल हो गया। चेतक घोड़े के खून से, शरीर से खून टपक रहा है और एकदम बेहोश होकर के चेतक घोड़ा पड़ा। राणा प्रताप दौड़ा करके एकांत स्थान तक तो ले गया इसने, लेकिन उस समय एकदम चेतक, जिस चेतक के बगैर राणा प्रताप रोटी भी नहीं खाता था, उसे देखे बगैर चेतक को अपना सच्चा मित्र मानता था, वो चेतक आज रणभूमि के ऊपर पड़ा है।
और चेतक को इस प्रकार की हालत में देखते राणा प्रताप रोने लग गया फूट फूट के, आंखों से आंसू बहाया। कभी धरती के ऊपर सर मारता है, कभी बाणों को नोचता है। राणा प्रताप की हालत बहुत खराब होगी और अपने चेतक प्यारे के शरीर पे हाथ फेर फेर करके रो रहा है और एक बात कह रहा है, क्या? भाई महाराणा के जिंदगी में कभी भी नहीं रोया राणा प्रताप इतना जितना आज रो रहा है अपने प्यारे चेतक को मरा हुआ देख के। महाराणा के चेतक ने हो हेर महाराणा के चेतक ने मेरे भाइयों घिरनी खाई, हेर चक्कर खा के गिर गया घोड़ा कुछ ना पार बसाई, कुछ ना पार बसाई। महाराणा के चेतक ने मेरे भाइयों की रैली आई, चक्कर खा के गिर गया घोड़ा कुछ ना पार बसाई है, कुछ ना पार बसाई। घोड़े के ऊपर बार बार हाथ फेर रहा, बुरी तरह से परेशान हो रहा राणा प्रताप और अपने चेतक को कभी मुंह से देखता है, कभी पैरों पे हाथ फेरता है, कभी पेट के ऊपर हाथ लाता है और रोते रोते यूं कह रहा, जन्म लिया मेवाड़ तुझे, जन्म लिया मेवाड़ तुझे, आजाद करने की खातिर कठिन प्रतिज्ञा करी तुम्हें नित्य याद करने की खातिर। एक घोड़ा था जिंदगी में इमदाद करने की खातिर, ये भी लौटा भूमि पे बर्बाद करने की खातिर, बर्बाद करने की खातिर। महाराणा की घाट में घूमे थे यमन सिपाही, चक्कर खा के गिर कर घोड़ा कुछ ना पार बसाई, कुछ ना पार बसाई। महाराणा के चेतक ने मेरे भाइयों की रैली आई है, चक्कर खा के गिर गया घोड़ा कुछ ना पार बसाई है, कुछ ना पार बसाई। वो राणा जो कभी बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी नहीं रोया, कभी घबराया नहीं, आज उस राणा की आंखों से आंसू ऐसे निकल रही जैसे गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलकर के नदियां त्रिवेणी में इकट्ठी हो गई, इतना जल बह रहा है आंखों से। और अपने चेतक की तरफ देख देख के यूं कह रहा, यूं भाई देख देख ढंग घोड़े का रे, देख देख ढंग घोड़े का, बैठा महाराणा रोवे था, कभी खड़ा हो कभी बैठ जा, जिंदगानी ने खोवे था, हाथ फेर कर कभी कभी घोड़े का श्वास टोवे था, घोड़े का श्वास टोवे था। फिर हाथ फेर के देखण लग्या नागर माई पाई,
इस वियोग में पागल सा हो गया। पर मुसलमान सिपाही घाट में घूम रहे थे, उनने देखा अरे राणा प्रताप तो यूं बैठा, मौका है मारो राणा प्रताप को और मेरे भाई इनाम मिलेगा अकबर बादशाह से बहुत बड़ा। दो यवन सिपाही राणा प्रताप के बिल्कुल नजदीक जा लिए, पर उसी समय क्या होता है, हाँ शक्ति सिंह ने जब देखा, ओ शक्ति सिंह ने जब देखा, भाई शक्ति सिंह था भाई, एकदम भाई का प्यार उमड़ आया। शक्ति सिंह राणा प्रताप का भाई, वो भी यवनों की फौज में था, पर आज अपने भाई को इस प्रकार से घिरा हुआ देखता है तो एकदम वो खून उबड़ा इसका। शक्ति सिंह ने जब देखा महाराणा फंस रहा दुख में, आज मदद करूं भाई की प्रताप वीर ना सुख में। दोनों यवन दिए मार वीर झट हुआ भ्रात के सुख में। गलती माफ कर भ्रात मेरी जो अब तक रहा विमुख मेरे, अब तक रहा विमुख में। हेरा मुझे शरण में ले ले राणा, मैं शक्ति सिंह तेरा भाई, चक्कर खा के गिर गया घोड़ा, कुछ ना पारे बसाई। शक्ति सिंह पीछे से आया, दोनों यवन सिपाहियों को मार दिया और एकदम जाके भाई की कोड़ी भर ली। राणा प्रताप ने देखा, ने बोला शक्ति सिंह, शक्ति सिंह मेरे भाई, और दोनों भाई आपस में मिले। शक्ति सिंह भी रोने लग गया और ने बोला राणा माफ कर दे, मैंने आज तक मैं तेरे खिलाफ चलता रहा, पर मेरे भाई आज तो मैंने माफी दे दे। तो दोनों भाई मिलते हैं, कैसे, हाँ जो गंगा जमुना में जाके, जो गंगा जमुना जा करके इलाहाबाद में नीर मिला, जैसे रोगी का रोग कटने नुस्खा कोई आखिर मिला, इसी तरह से जंगल में बिछड़ा वीर को वीर मिला। प्रताप सिंह और शक्ति सिंह का प्रेम के साथ शरीर मिला, प्रेम के साथ शरीर मिला। धन्य धन्य है वीर तुम्हें प्रेमी ने ध्वनि लगाई, चक्कर खा के गिर गया घोड़ा, कुछ ना पारे बसाई है, कुछ ना पारे बसाई। ओ महाराणा के बच्चे टकरा मेरे भाइयों की रेडी खाई है, चक्कर खा के गिर गया घोड़ा, कुछ ना पारे बसाई है, कुछ ना पारे बसाई। दोनों भाई आपस में मिले।
राणा प्रताप ने बोला रे शक्ति, अगर तू शुरू से मेरे साथ रहता मेवाड़ को गुलाम नहीं होने देता। मेवाड़ कभी स्वतंत्र नहीं होती, कभी भी गुलाम नहीं होती। हम भाइयों की फूट का परिणाम है आज मेवाड़ जो अकबर के अधीन है। अगर हम दोनों भाई होते, हमारे यहाँ बहादुर संतान, हमारे यहाँ ऐसे बहादुर बच्चे, हमारे जो है ना खानदान के चर्चे सारे संसार में होते हैं, पर हमारी फूट का परिणाम, हमारी फूट का अंजाम, हमारी फूट के कारण तो यह मेवाड़ गुलाम है। और देखो फूट के कारण वैसे देश का विनाश हुआ। और फूट जिस जाति में हुआ ना, जिस बिरादरी में, उस बिरादरी का उस जाति का नाश भी हुआ। चाहे कोई भी बिरादरी है, ये देख लो, ये श्रीमान जी जो गाड़ा मांड है ना कुत्ते, इन इतना फूट भी किसे में नहीं, इन इतना बैर किसे में नहीं। ये तो शेर के पट्टे, एक ने देख के दूसरा राजी है कोई नहीं। हमारे गांव मारी देख बरस जनेत, और उस जनेत में जनेतिया ना रोटी न्यू खड़ा खाना था नहीं, उस टाइम पातला में रोटी खुआन लाग रहे थे। और वह पातल झूठी जो थी वह सारी इकट्ठी करके घेरे से में गिरने लाग रहे। और वो जो हमारे वाले मोहल्ले कुत्ते थे वो पातला में तो झूठ झाट सी खान लाग रहे थे। इतनी देर में गांव तो परले का निगा कुत्ता आ गया। और उस कुत्ते ने देखा, ले देख ले तेरा भी नंबर पड़ जाए तो। बेचारा न्यू टांगा तला को लंगोटी पकड़ गया, नहीं पुंजड़ न दाब के और यूं आने लग गया, नहीं के दो पर उसने देख के वो मारे वाले कुत्ते गुर्रा है कि इसने फिर न्यू बोले, गुर्रान लाग गया, न्यू बोले मारे घरा क्यों आया। ये ने बोले मारे घरा क्यों आया। और वो बेचारा डरदा डरदा ने बोला ब्याह था, ब्याह था, ने बोला ब्याह था। फिर वो मारे वाले कुत्ते ने बोले मारे ब्याह तो किसने बुलाया। ने बोला मारे ब्याह तो किसने बुलाया। हरी ने बोला नाई का गया था, नाई का गया था। ने बोला नाई का गया था। वो इतनी बार में दोवा ने तो न्यूनता पकड़ लिया, और दोवा ने न्यूनता पकड़ लिया और उधेड़ दिया यू। हर ने बोले दिखा चिट्ठी, दिखा चिट्ठी, बलूल आन कर दिया। और यू इन पता छुटा छुटू के बाज के फिर खेत में जाके खेत की डोल पे बैठ कर रोया, खेत की डोल पर रोया बैठा, मार दिया रहा। तो जिस जाति के अंदर फूट होती है ना, उस जाति का बहुत बुरा हाल है भाई। किसी भी बिरादरी किसी जाति में हो, ये कुत्ता है कुतिया का कहने लग गया, ये बोले मैं गंगा ना आया हूँ, इन बड़का न संभालिए। या बोली ले बड़का न संभाल दूंगी, पर का एक दिन लाग जाएंगे। बोले लागे जाएंगे 15 दिन में पाया जाऊंगा और मेरी कौन सा टिकट कट है कोई। ये भी या बोले कोई बात नहीं जाया था, ये भी लिखड़िया भाई अपने गांव में तो लिखड़िया था। उस गांव वाले कुत्ते ने पेल के अगले घोंड में छोड़ दिया। देखते हैं उन नागले में और ये दो फारे भादराबाद रुड़की होंगे हरिद्वार में पहुंच गया। और हरिद्वार वाले कुत्ते ने देखा यू, अरे ये तो थोड़ा हरियाणा की ढबका दिखे भाई, अपना तो ना दिखता। भाई यूपी वाले ने न्यूनतम रेल बनाई थी इसकी, उन्हें भादराबाद रुड़की लेकर छोड़ दिया। तो सांझ ने कुतिया तो जयराम जी की आने दी इसने तो। या बोली ना आया तो बोले और ना आया। और तू न्यू कहना 15 दिन लग गए। बोला लागने तो 15 दिन थे, पर भाइयों की मेहरबानी होगी। तो इन भाइयों की मेहरबानी इतनी हो है। इसलिए जिस जाति के अंदर फूट होती है, जिस बिरादरी में फूट होती है, उस जाति का बहुत बुरा हाल होता है। बहनों और भाइयों, राणा प्रताप भी आज शक्ति सिंह से यूं कह रहा, ने बोला शक्ति सिंह अगर हम शुरू से मिल रहे होते ना तो किसकी हिम्मत थी जो हमारी मेवाड़ को गुलाम कर देते। हमारे लोग बालक भी बड़े बहादुर थे, भी बच्चे बहादुर। ये शक्ति सिंह है ना, शक्ति सिंह की छोरी किरणमयी बड़ी बहादुर थी भाई। इतनी बहादुर छोरी थी किरणमयी। ये जो अकबर था, अकबर आगरे में मेला लाया करता और उस मेले का नाम था नौरोजी मेला। नौरोजी मेला क्यों कहा करते, 9 दिन तक चला करता। और उस मेले में एक मीना बाजार लगा करता। मीना बाजार इसलिए कहते थे कि उसमें जनानी औरतें सामान बेचती थी, जनानी ये खरीदा करती, आदमी मर्द मानस का कोई काम नहीं था। और उस मेले में ये जो अकबर था ना, अकबर जनाने कपड़े पहन के बुरका ओढ़ के मुसलमान नहीं आड़ा, ये खुद बैठा करता दुकान सजा के, दुकान सजा करके बैठता था। और कोई हिंदुओं की खूबसूरत जवान लड़की जा करती, उसकी दूती ले जा करती भगा के उनके लिए अश्लील हरकतें कराया करता था, बदतमीजी किया करता था। इतना महान था ये अकबर, जिसके महानता के चर्चे हुए।
लेकिन एक दिन यह शक्ति सिंह की छोरी पहुंच गई भाई। कौन? किरणमयी। हर किरणमयी जब मेले में पहुंची, सबसे पहले जाकर के छोरी ने जोधपुरी कटारी खरीद ली। जोधपुरी कटारी खरीद कर अपनी कमर का बांधी और कमर का बांध के मेले में सामान खरीदती वो एक दूती इसने लेगी ने बोली बेटी सामान तो उस दुकान पे बढ़िया मिलेगा। अकबर वाली दुकान पे लेगी जनाने कपड़े में बढ़िया बैठा था। उस दुकान के ऊपर लेकर के सामान दिखाने लगी और जब सामान देख रही थी ना, अकबर बादशाह ने बुरके में हाथ काट कर सामान दिखाया, पर वह छोरी एकदम पिछाड़ की होशियार थी। अगिया तो आदमी के हैं ये, औरत के लुगाई के कोई नहीं। एकदम सावधान होकर पीछे हट गई, पर अकबर बादशाह ने देखा वह शिकार लिकड़ गया हाथ में थे, एकदम बुरके में लिकड़ के असली रूप में आ गया और किरणमयी के ऊपर झपट पड़ा। पर यह तो बहादुर छोरी थी ना राणा खानदान की। बस एकदम सावधान होके छोरी ना अकबर बादशाह दोनों हाथों के ऊपर ठा लिया और ठा के धरती पर पटक लिया गेंद की तरह और छाती पे चढ़ के बैठ गया। कटारी काट के इसकी गिट्टी के ऊपर धर ली। हरने वाली हो अकबर चंडाल, जानती हूँ मैं ये मेला क्यों लाता है, तो आज तेरी असलियत का पता लग गया, पर आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ दूंगी। आज तुम्हें मार के तेरी लाश चील कौए कुत्तों खिलाऊंगी। पर अकबर चालाक बहुत था, होशियार बहुत था, एकदम तड़ा पड़ा पड़ा हाथ जोड़ गया, गिड़गिड़ा पड़ा और दोनों हाथ जोड़ के पड़ा पड़ा ने बोले किरणमयी छोड़ दे मैंने। और क्या बोला? न बोला हे बकस दे किरणमयी, हे किरणमयी तू सगी बहन मां जाई, बकस दे किरणमयी, किरणमयी मेरी सगी बहन मां जाई, बकस दे किरणमयी, किरणमयी सगी बहन मां जाई। बोला छोड़ दे, तू मेरी बहन है, तू मेरी बेटी है, या बोली छोड़ते देंगी पर नेम कर आज इस बात का, आज पाछे मेला नहीं लाऊंगा। दोनों कान पकड़ के अकबर बादशाह उठ बैठक लगा रहा। हरने बोला कभी अनुचित ना करूंगा कलाम, कभी अनुचित ना करूंगा कलाम, कभी ना लूं मेले का नाम, कभी ना लूं मेले का नाम, मन तो कसम खुदा की खाई, बकस दे किरणमयी, किरणमयी के मेरी सगी बहन मां जाई, बकस दे किरणमयी, किरणमयी मेरी सगी बहन मां जाई। बड़ी बहादुर छोरी थी। अकबर तड़ा गिर लिया भाई, कटारी धरी गिट्टी पे। हरि अकबर ने बोले आज पाछे मेला नहीं ला, लकीर काटता हूँ 3 नाक के साथ, आज के बाद मेला नहीं लगाऊंगा और मैं कसम खाता हूँ ऐसी बहादुर वीरांगना लड़की। तो कहा मेरे देश के अंदर ऐसी बहादुर लड़कियां थी। राणा प्रताप के तरह शक्ति सिंह, हमारे खानदान में ऐसे बहादुर बच्चे, और हमारे बड़ों ने सदा जो है ना दुश्मनों के साथ लड़ाई ली, मरने मर गए लेकिन कभी सर नहीं झुकाया। और हम दोनों भाई मिले रहते तो किसकी हिम्मत थी भाई, हमारी जो है ना फूट का तो फायदा उठा गए। इसलिए अब हम दोनों भाई मिलकर के मेवाड़ को, चित्तौड़ को आजाद करवाएंगे और अकबर की सेना को चाहे कितनी भी कई करोड़ सेना हो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोनों भाइयों में इतनी शक्ति, हम दोनों मिल गए तो ये अकबर की कोई हिम्मत नहीं जीत जाए। बहनों और भाइयों, सारी उम्र राणा प्रताप ने और शक्ति सिंह ने फिर मिलकर के वैसे अकबर के दांत खट्टे करके रखे। बहुत ज्यादा फौज थी अकबर बादशाह की, पर राणा प्रताप की सेना उसके मुकाबले थोड़ी थी, मुट्ठी भर सैनिक थे। पर सारे जीवन भर अकबर को चैन से नहीं बैठने दिया। ऐसे बहादुर नौजवान, उनकी संतान भी किरणमयी जैसी बहादुर लड़की घर में। पर आज की किरणमयी देख ले भाई, आज की किरणमयी तो घूंघट में बड़ी बैठी थी। या किरणमयी देख ले, इसने फुर्सत को या घूंघट में बड़ी बैठी। सबसे बड़े दुश्मन 3 है इसके। वैसे घूंघट भी मुसलमानी देन है, मुसलमानों के राज की। उसे टाइम ये घूंघट चल जाता, उस तो पहला था ही नहीं पर्दा सिस्टम। वैसे प्रचार तारी समाज के इतना असर जरूर पड़ गया। घूंघट ये आधा तो खत्म करेगी, पढ़ी लिखी तो जमाए करेगी, पढ़ी लिखी तो जमा सिर पे तो लत्ता बगाएगी। हमने न्यू भी नहीं कहा था सिर पे तो और बगा दिया। हमने तो न्यू कहा था बहनों उठो, बहनों उठो, पर कुछ तो इतनी उठ की बिठानी है मुश्किल होगी।
उस तो इतनी उठ की बिठानी मुश्किल होगी। और कुछ इसी बैठिया चाहे नट्टो चल लागे छोड़ ठालो उठते इसी जमी बैठी। ये बेचारी घूंघट में फंस रही। खैर अनपढ़ तो पढ़ी लिखी तो जमा खत्म करेगी, अनपढ़ भी करेगी आधा खत्म। ऊपर तक लत्ता ले आऊंगी सैली तक, ऊपर तो लत्ता ले आऊंगी सैली तक, और तले तो नाक ढक रखा। और इसी लागे जो कूप में बिल्ला बैठा है। इतना तो फैशन ये भी खत्म करेगी। हाँ वैसे दुश्मनों के लिए बना था पर्दा, यू गैर आदमी के लिए, पर ये गैर आदमी तो नहीं कर दी, पर्दा भी अपने तय करे। बाहर का आदमी आ गया, कोई चूड़ियां वाला आ गया, बोले बैंगड़ी चूड़ी, अरिया ने बोली ओ लोग चूड़ी पर आइए। लोग के चूड़ियां लेना। कपड़े वाला आया, बोला ले लो कपड़ा, बोले ओ लोग कपड़ा दिए। बाहर के न तो लोग और घर के दुश्मन। घर के दुश्मन, इसके सबसे बड़े दुश्मन तीन हैं। कौन? ससुरा, जेठ और दादसरा। भाई ये तो इसने दिखे नहीं, और उन तनु पीठ मोड़ के खड़ी हो जाएगी, लात मारनी घोड़ी खड़ी उन तक पर्दा करेगी। और बाहर के तो नहीं करेगी। पर बाजा बाजा भाई बुढ़ा भी निकम्मा हो है, वो भी अपने बेटे की वो ने बेटी नहीं कहता। घर जाओगा गाड़ में खड़े हो खंगारिया मारेगा। और बाबू बेचारी 3 महीने की छोरी ने लेकर गोद में पीठ मोड़ के खड़ी होगी। उस बुढ़े ने उस बहू ने पूछा बेटी तेरे रोटी पोली गए? उस 3 महीने की छोरी ने पूछा जो सी गोद में थी बबली ने कहा बेटी बबली पूछिए तेरी माँ ने रोटी पोली? अब 3 महीने की बबली BA पास कर रही थी। बबली की माँ ने बोली बेटी कह दे तेरे दादा ने लेकर खा लेगा, अलमारी में दरी है। ससुरा बहू बात कर रहे, पर 3 महीने की बबली का टेलीफोन बना रखे। आर्य समाज यूं कहता है कि भाई यू तो इसने बेटी के, इसकी धर्म की बेटी है, और या इसने ससुरा के, ससुरा नहीं पिताजी के, तो रोड़ा है नहीं। और सासू ने माता जी के, पर सासू ने भी, हम बोले मातृ सासू किसी है, बढ़िया तेरी सासू ने बोली भाई जिसका नाम में सासू हो गया बढ़िया के थी, जिसका नाम में सासू हो गया बढ़िया के थी। तो इसलिए एक तो ये है मेरे देश का फैशन आजकल अनपढ़ा का भी, लेकिन यहाँ की लड़कियां कभी फैशन में घूंघट में छुप करके नहीं रहती थी, वो तो सर के ऊपर कफन बांध करके लड़ाई लड़ने के लिए चलती थी। मैदान जंग में जब घोड़े पर बैठ करके हाथ में तलवार लेकर के निकलती थी, तो उस समय दुश्मन की छाती पे चिढ़ के भाई टुकड़े टुकड़े कर दिया करती, लहूलुहान, और धरती जो है ना खून से लाल लथपथ हो जाया करती।